गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी कृतिका भाग 2 का लेसन फर्स्ट, माता का अंचल। तो बेटा ये लेसन हमारा आधा हो चुका है, तो आज हम इसको आगे करेंगे। लेकिन आगे करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि इस लेसन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो बेटा इस लेसन में हमने अब तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भोलानाथ जो है वो अपनी माता से ज़्यादा अपने पिता से प्यार करता है। वो रात को उन्हीं के पास सोता है ताकि उसके जो पिता हैं वो उनको सुबह उठा सकें और अपने साथ पूजा में बिठा सकें। तो जो उनके पिता हैं वो उनको प्यार से भोलानाथ कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि उनके पिता उनके माथे पर एक तिलक लगा देते हैं और उनकी जो बाल हैं वो जटायु जैसी हैं, तो देखने में वो कैसे लगते हैं, भगवान शंकर की तरह लगते हैं। तो जब उनके पिताजी पूजा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो वो उनके अपने पास बिठाते हैं। तो उस वक्त वो क्या करते हैं, जो भोलानाथ होते हैं वो रामायण का पाठ सुनने के बजाय क्या करते हैं, आईने में अपनी शक्ल देखने लगते हैं। और जब उनके पिताजी उनको देखते हैं तो वो शर्मा जाते हैं और आईने को नीचे रख देते हैं। तो वो अपने पिताजी के साथ गंगा किनारे मछलियों को दाना डालने भी जाते हैं, क्योंकि जो उनके पिताजी होते हैं वो छोटे छोटे कागज़ में आटे की गोलियां लपेटते हैं और उसको गंगा के किनारे ले जाकर मछलियों को डालते हैं। तो उस वक्त जो भोलानाथ होता है वो भी उनके कंधों पर बैठ कर जाता है और खूब मस्ती करता है। और मस्ती करते हुए जब वो वापस आते हैं तो वापस जब घर पर आते हैं तो खाने का टाइम हुआ होता है। तो उस वक्त जो भोलानाथ के पिताजी होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं। तो उनकी जो माता होती है वो कहती है कि अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे निवाले खिलाओगे तो इनको बच्चों को लगेगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो फिर वो साथ में ये भी कहती हैं कि जो मर्द होते हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता होता, उनको तो खाना खिलाना नहीं आता, खाना खिलाने का काम तो माँ का होता है, अगर माँ के हाथों से खाएंगे तो इनका पेट भी भर जाएगा। तो जो भोलानाथ की माँ होती है वो पक्षियों के नाम ले लेकर भोलानाथ को खाना खिलाती हैं। तो उसके बाद जो भोलानाथ होते हैं वो बाहर खेलने के लिए चले जाती हैं। वो कभी दुकान बनाते हैं, तो कभी बारात निकालते हैं, तो कभी घरौंदा बनाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, पंगत को बिठाते हैं। तो जब बारात निकालते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि नकली की बारात निकालते हैं, एक चबूतरे के एक कोने से ले जाकर दूसरे कोने तक लेके जाते हैं और दुल्हन को बनाते हैं। और जब दुल्हन को उनके पिताजी देखना चाहते हैं तो सभी बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से शर्मा के भाग जाते हैं और सभी हंसने लग जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेसन हो गया था बेटा, तो आज हम आगे करेंगे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुग्गड़ बांध गरांडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बई हमारी। अब यहाँ पे देखो, जो लड़कों का झुंड होता है वो फिर से इकट्ठा हो जाता है और वो इस बार क्या करते हैं कि वो खेती करने की सोचते हैं, यानी वो किसान बनकर खेल खेलते हैं। तो वो जो चबूतरे को क्या बना लेते हैं, वहाँ पे अपनी एक घिरनी गढ़ देते हैं और उसके नीचे की जो जगह होती है उसको वो कुआं बना लेते हैं और एक पतली रस्सी पे चुक्कड़ बांध देते हैं और उसको कुएं में लटका देते हैं और दो लड़के बैल बन जाते हैं। और जो मोट होता है बेटा एक तरह का चमड़े का बड़ा सा थैला होता है जिसमें पानी भरते हैं। तो वो दो लड़के बैल बन जाते थे और उसमें क्या करते थे, चमड़े का जो बड़ा सा थैला होता था उसमें पानी भर लेते थे और साथ में क्या करते थे, पानी को गिराने का नाटक करते थे। और जो चबूतरा होता है उसको तो वो खेत बना ही लेते थे और वहाँ पे जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उसको वो बीज बनाते थे और ठेंगा हल को, जुआटा को वो हल बना लेते थे। और वो बड़ी मेहनत करते थे, मतलब एक तरह से दिखावा करते थे कि उन्होंने बड़ी मेहनत से क्या की है, खेतों में जो बीज बोए हैं। और जब उनको लगता था कि उनकी जो फसल पक गई है तो वो हाथों हाथ फसल को काटने का नाटक भी करते थे। और जब फसल काटते थे तो उस वक्त वो ऊंची आवाज़ में गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। कहते कि जो ऊंच नीच की में, यानी जो छोटे खेत में जो फसल हुई है, यहाँ पे जो पैदावार हुई है वो क्या है, वो हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बापूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ।
अब देखो जब फसल पक जाती थी वो एक जगह सारी को फसल को इकट्ठा कर देते थे, फिर उसको अपने पैरों से रौंदते थे। और जो कसोरा होता है बेटा, मिट्टी का बना होता है, एक बर्तन होता है जिसको कसोरा बोलते हैं, उसमें वो सूप बनाते और ओसाते होता है। जो भूसा और जो अनाज होता है उसको अलग करने को ओसाते बोलते हैं। मिट्टी के जो दिए होते हैं उसको वो तराजू बना लेते थे और उसी में क्या करते थे, अपनी जो सारी फसल है उसको तोलते थे। तो जब फसल को तोलते थे तो इसी बीच जो भोलानाथ के जो पिताजी थे वो आ जाते थे और वो उनसे पूछते थे कि बताओ भोलानाथ, कि इस साल की जो तुम्हारी फसल है वो कैसी हुई है और कितनी हुई है। बस फिर क्या हम लोग जयों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। अब देखो, जो बच्चे थे जब उनके पिताजी पूछते हैं कि बताओ फसल कैसी हुई है, तो सारे बच्चे शर्मा जाते हैं और वो सारा जो उनका खेत खलियान था उसको छोड़कर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। तो लेखक कहता है कि वो भी मतलब क्या मस्ती के दिन थे। तो जो लेखक है वो कहता है कि हम मतलब वो इतने नाटक खेलते थे कि जो रास्ते में चलने वाले यात्री होते थे वो भी क्या करते थे, वो भी रुक कर देखने लग जाते थे उनके तमाशे को, और देख कर क्या हो जाते थे, हैरान हो जाते थे। बटोही मीन्स होता है राहगीर या यात्री। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। अब देखो यहाँ पर एक जगह थी ददरी जहाँ पर मेला लगता था, तो वहाँ पर आदमियों के झुंड जाते थे। तो वो जो बच्चे थे उनको देख कर क्या होते थे, खुश होते थे और चिल्लाने लग जाते थे, चलो भैया ददरी सूत पिसान की मोटरी। ऐसी जब किसी दूल्हे को देख लेते थे और उसके आगे आगे आने वाली पालकी को देखते थे तब भी वो ज़ोर से चिल्लाते थे और चिल्लाकर कहते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। तो चिल्लाकर ये वाली लाइन बोलते थे बच्चे। आगे, इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने कितने ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब वो दूल्हे को देखते हैं, उसके आगे आने वाली पालकी को देखते हैं तो चिल्लाकर बोलते हैं। तो फिर वो वहाँ पे क्या होता है कि उस बारात में एक बुढ़ा भी होता है। तो वो क्या करता है, इनको जब चिल्लाते हुए देखता है तो इनको वहाँ से मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को उठाता है और मारकर वहाँ से भगा देता है। तो जो भोलानाथ होता है वो कहता है कि हमने मतलब इतना मतलब बदसूरत व्यक्ति कभी नहीं देखा। तो वो सोचते हैं कि न जाने ये जो वर है, यानी जो बुढ़ा वर है, जाने किसका जमाई बनेगा। कहता है ऐसा बदसूरत व्यक्ति तो कभी हमने देखा भी नहीं है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चापते थे। अब देखो, अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि कभी कभी मतलब इतनी तेज़ आंधी आती थी कि जो आम के जो फल थे वो नीचे गिर जाते थे। तो कहते कि जब आंधी मतलब रुक जाती थी तो वो क्या करते थे, बागों की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ पर चुन चुन कर क्या करते थे, आम को चूसते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उतरे बिलाई। अब यहाँ पे देखो, एक दिन की बात बता रहा है जो लेखक है, वो बताता है कि एक दिन मतलब इतनी आंधी आई कि पट भी पड़ गई। आकाश में जो थे वो काले बादल छा गए थे, जो बादल थे वो गरजने भी लगे थे और बिजली के भी कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगी थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। तो कहते जो पेड़ थे वो भी झूमने लगे थे और ज़मीन भी झूमने लगी थी। पर कहते कि ये सब देख कर वो फिर से लोग चिल्लाने लगे। कहते एक पैसा की लाई बाजार में चितराई बरखा उतरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब देखो यहाँ पे जो लेखक है और उसके साथी हैं वो बता रहे हैं कि मतलब एक बार इतनी तेज़ बारिश हुई, मतलब मूसलाधार पानी भी मतलब बहने लगा था। कहते कि वो मतलब इतनी तेज़ बारिश थी कि वो पेड़ों से इस कदर चिपक गए जैसे कुत्ते के कान पर एक कोई कीड़ा होता है ना, वो चिपक जाता है। ये अठई होता है जो कुत्ते के ऊपर जो चिपकने वाले कीड़े होते हैं उसको अठई बोलते हैं। तो कहते हैं कि हम मतलब जैसे कुत्ते के कान पर कीड़े चिपक जाते हैं, वैसे ही हम भी पेड़ों के साथ चिपक गए थे। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था।
संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। अब देखो, जब बरखा बंद हो गई तो उन्होंने, जो सारे बच्चे थे वो डरने लगे, क्योंकि उन्हें जगह जगह क्या नजर आने लगे, बाग में बिच्छू नजर आने लगे। तो उन सबको देखकर वो डर गए। तो उन लड़कों में एक लड़का था जिसका नाम था बेजू। तो वो बड़ा ही थोड़ा बहुत ज़्यादा क्या था, ढीठ था। तो जब जो लेखक है वो कहता है कि मतलब संयोग की बात है, वहाँ पर एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम था मूसन तिवारी। तो जब बेजू ने उसको देखा तो वो उसको चिढ़ाकर बोलने लगा कि बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। अब देखो, जब जो बेजू था उसको चिढ़ा रहा था तो सभी बेजू के सुर में सुर मिलाकर वो भी मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। तो जो मूसन तिवारी था वो इनके पीछे पड़ गया और उनको वहाँ से खदेड़ दिया। तो जो लेखक था वो कहता है कि हम तो मतलब इस तरह से भागे, मतलब आंधी की तरह भागे और अपने घर तक चले गए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।